हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन को डिस्कस करने के लिए। बिजनेस स्टडीज के जो सवाल पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जनाब, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे सवाल आ जाएंगे और फिर आप उनमें खो जाएंगे। तो आइए फटाफट से अपने आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। एवर स्टडी क्लासेस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है। आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसमें आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के साथ साथ डी ट्रिपल एसपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी टीजीटी, इनके कोर्सेज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हैं। डिटेल्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। In the context of sole proprietorship, which of the following is not a correct statement? तो कौन सी करेक्ट नहीं है आपको बतानी है। देयर इज अ सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर तो कोई सेपरेट कानून है ही नहीं। तो पहली वाली गलत है। बाकी वाली, सोल मींस ओनली वन, वन में रिक्वायर अ लाइसेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये सब चीजें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर वन ही आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। Which one of the following is not the limitation of sole proprietorship form of business organization? तो sole proprietorship form of business organization में एक अकेला पूरा बिजनेस संभालता है। तो इसकी कुछ खामियां, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, लिमिटेड रिसोर्सेज बिल्कुल एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी यहाँ पे एक लिमिटेशन बन जाती है। अनलिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ये वाली चीज इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि लाइफ तो लिमिटेड होती है। लाइफ अनलिमिटेड तो होती नहीं है। जब तक ये सोल प्रोप्राइटरशिप दुकान पे बैठे तब तक चल रही है। जब ये चला जाएगा दुनिया से तो दुकान भी बंद हो जाएगी। तो अनलिमिटेड लाइफ तो नहीं रहने वाली बिजनेस कंसर्न की। तो ये यहाँ पे हमारा जो है लिमिटेशन के अंदर नहीं आने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का होगा। बाकी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी भी एक लिमिटेशन ही बनेगी। चलिए, अब हमारे पास सवाल है। द रेलिवेंट डाटा ऑफ अ वर्कर आर एज फॉलोज। एक वर्कर का आपको डाटा दे रखा है। पर आर उसका रेट दे रखा है 60 रुपीज। टाइम अलाउड उसको 20 घंटे दिया था, बट उसने 15 घंटे में ही टाइम टेकन किया, काम कर दिया 15 घंटे में ही। टोटल अर्निंग्स अंडर हाल से प्लान ऑफ द वर्कर विल बी। तो हाल से प्लान के अकॉर्डिंग आपको इसकी अर्निंग्स जो है वो यहाँ पे बतानी है, निकालनी है। अब हाल से प्लान आपको कहता है कि आप एक वर्कर को कितना दोगे। एक तो जो नॉर्मल उसकी वेजेस बनती है बेस्ड ऑन द टाइम वो दे दो, और 50% बोनस भी दे दो जो टाइम उसने सेव किया बचाया उसका। तो देखो, नॉर्मल अगर हम निकाले तो 60 रुपए घंटे का रेट है, और 15 घंटे उसने लिए तो नॉर्मल तो 900 बन गए। बाकी जो टाइम सेव किया उसका 50%। टाइम सेव कितना किया? अलाउड था 20, उसने 15 ही लिया, तो 5 घंटे का टाइम सेव किया। और 5 घंटे का आप 60 रुपए के बेसिस पे 50% आप कर लीजिए, तो ये निकल कर आएगा 150। टोटल अर्निंग्स हो गई 1050, 1050। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। An agreement enforceable by law is a contract. This definition is given under which section of the Indian Contract Act 1872? तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कौन से सेक्शन में बता रखी है। तो जो भी डेफिनेशंस है उनके सेक्शंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H के अंदर दी गई है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस दिए, टेंडर, रेमिशन, नोवेशन, रेसिशन। देखो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है या तो परफॉर्मेंस से या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से। आपने परफॉर्म करने की कोशिश करी, सामने वाली ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसे यहाँ पे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर टेंडर भी बोला जाता है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस। सेक्शन 16 किसको डिफाइन करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोercion, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16 है, कोercion का सेक्शन 15 है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का सेक्शन 23 है, और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 31 है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। A buys a packet of chips on which manufacturing date is missing. The situation violates which right of consumer? तो कौन सा राइट ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे वायलेट हो रहा है ये आपको बताना है जी। देखो, आपके पैकेट ऑफ चिप्स पे सारी चीजें लिखी जानी चाहिए थी, और यहाँ पे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी
तो कंज्यूमर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली। ऑप्शन है राइट टू बी हर्ड, इन्फॉर्म्ड, चूज और कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियरली राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेट हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी नहीं दी गई है चिप्स के पैकेट के ऊपर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शंस है अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन जो आपकी चेन ऑफ कमांड होती है उसमें आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आप सामने वाले को देते हैं काम पूरा करने की। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आपके पास किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही भी बन जाती है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 आपको कह रहा है, जो क्लियरली गलत है क्योंकि अथॉरिटी को तो डेलीगेट किया जाता है। आपकी जो अथॉरिटी है आप डेलीगेट करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारा काम करना एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which one of the following is not treated as consumer in Consumer Protection Act 2019? Buyer of a good for use, availing services for a consideration partly paid, partly promised, buying, obtaining goods for commercial purpose, obtaining goods through multi-level marketing for use। देखो कंज्यूमर वो है जो गुड्स को खरीद रहा है पर्सनल यूज के लिए, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 वाला कंज्यूमर नहीं होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Which of the following is a modern control technique? बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट। देखो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रेशियो एनालिसिस तो पुराने ट्रेडिशनल है। जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो एक नया टूल है, मॉडर्न टेक्निक है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 मैनेजमेंट ऑडिट का बनेगा। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, देखो जो आपके इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जो नए एम्प्लॉइज होते हैं उनको ये प्रोग्राम्स में डाला जाता है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन की, मिशन विजन की, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स की या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। देखो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके मिशन और विजन के बारे में बताया जाएगा। सो क्लियरली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। The forced distribution method of performance appraisal relies on the assumption that employees, देखो हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग मेथड्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे बात हो रही है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो इसके अंदर हम सभी एम्प्लॉइज को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। हम एक नॉर्मल कर्व के बेसिस पे कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि 10% एम्प्लॉइज आपके पुअर में डालेंगे, 20% बिलो एवरेज में डालेंगे, 40% आपके एवरेज में डालेंगे, 20% आपके अबव एवरेज डालेंगे और यहाँ पे आपके लास्ट में एक्सीलेंट एम्प्लॉइज कुछ आपके बचेंगे। तो इस तरीके से आपकी कुछ कैटेगराइजेशन की जाती है। आपके जो अप्रेजर्स हैं, जो इवेल्युएटर्स हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि आपको इन्हीं कैटेगरीज में एम्प्लॉइज को क्लासिफाई करना है, पुट करना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। Employees perform at the same level. Employees are ranked as more or less efficient by interpersonal comparison of overall qualities. Are distinguishable and their number conforms to a normal frequency distribution. Should be evaluated based on individual goals only and work distributed among peer group. तो फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंप्लॉइज को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और उनका नंबर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व पे प्लॉट किया जा सकता है, तभी तो ये मेथड चलेगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका रहेगा। When parties replace an existing inferior contract with a new superior contract, this results in discharge of contract by, ऑप्शंस है impossibility of performance, lapse of time, operation of law, supervening impossibility। तो अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसमें हमारे पास फर्दर अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के डिस्चार्ज आ जाते हैं। एक हमारे पास रहता है नोवेशन, एक हमारे पास रहता है ऑल्टरेशन, एक हमारे पास रहता है रिसेशन। तो ये अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप पुराने की बजाय एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो ये बोला जाता है नोवेशन, और इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे एग्जीक्यूट करेंगे
करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ जनरल रूल दैट ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे sue और बी sued ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। देखो, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं वही स्यू कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट ही आप केस फाइल कर सकते हो। दिस रूल इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टीज प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, वही स्यू कर सकते हैं या उन्हीं को स्यू किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसवाइफ। तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं कि जो हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप ना चाहते हुए भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी का कोई गिरा हुआ सामान मिल गया, तो आप एक फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आपको उस पर्सन को ये सामान लौटाना है। तो आपकी जिम्मेदारी ये क्यों बन जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एग्रीमेंट, कोercion, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट हमें कहती है कि आप अनजस्ट तरीके से रिच नहीं हो सकते, किसी के नुकसान पे आप रिच नहीं हो सकते। तो अगर किसी का कोई सामान गिरा है तो आप उसको उठाकर अपना नहीं बना सकते, आप खुद अमीर नहीं बन सकते उस सामान को लेकर, आपको वो सामान उसी बंदे को वापस करना है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अब हमारे पास सवाल है, डैश इंप्लाइज ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉइज, जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विजनरी लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो क्लियरली ऑप्शन जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही तो आती हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी वर्ड जो है ना, ये कीवर्ड है, और इसकी वजह से यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which one of the following is not a basic principle of Frederick W. Taylor's philosophy? तो एफ डब्ल्यू टेलर की फिलोसफी का कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है इन्हें, तो साइंटिफिक चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलनी चाहिए। साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, इंटीमेट फ्रेंडली कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, रैंडम सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। देखो, एफ डब्ल्यू टेलर ने बात करी थी साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स की, ना कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी सभी आप कहीं ना कहीं एफ डब्ल्यू टेलर की फिलोसफी के साथ रिलेट कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है आपको बताना है। लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज लिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये चीज सही है, एचयूएफ के केस में केवल कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, ये गलत है, अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की लायबिलिटी। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इज अनलिमिटेड, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द कैपिटल दे हैव सब्सक्राइब्ड। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। मैच द करेक्ट पेयर ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फीचर्स, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट मैचिंग है वो करके बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप कहाँ किससे मैच कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी से, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। अगर आपका एक सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हर जगह ऊपर से नीचे ही गिरेगा। तो साइंस की तरह यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देखो अगर कोई आर्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनल टच देखने को मिलता है, लोगों से डील करना है तो ये चीज तो रहेगी, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से मैच हो सकता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट जरूर होगा, कोड ऑफ एथिक्स जरूर होंगे।
तो ये आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब सवाल है, हेनरी फ्योल वॉज अ डैश मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। हेनरी फ्योल कहाँ के थे, इंग्लिश, डच, अरेबिक या फिर फ्रेंच? तो हेनरी फ्योल हमारे फ्रेंच थे और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following depositories are promoted by Bombay Stock Exchange and Bank of India? देखो आजकल आप सभी जानते हैं डीमटेरियलाइजेशन हो चुका है। आपके जो सिक्योरिटीज हैं वो फिजिकल फॉर्म में जो है वो नहीं खरीदे बेचे जाते। आजकल आपके जो सिक्योरिटीज हैं वो डीमैट फॉर्म में खरीदे बेचे जाते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है हमारी डिपॉजिटरीज का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की जो डिपॉजिटरी है उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, एनएसटीएल, सीडीएसएल, एनएसटीएल एंड सीडीएसएल बोथ, नाइदर एनएसटीएल नॉर सीडीएसएल, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो डिपॉजिटरी है उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई है उसकी डिपॉजिटरी का नाम है एनएसडीएल। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which of the following model of principles of management assumes management does the thinking and employees obey the order? तो कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि मैनेजमेंट सोचेगी और एम्प्लॉय जो है ऑर्डर्स को ऑबे करेंगे, ऑर्डर्स को पूरा करेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो जनाब यहाँ पे इस केस के अंदर अलग अलग ओबी के मॉडल्स हैं जो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं। सपोर्टिव मॉडल दे रखा है, ऑटोक्रेटिक है, कस्टोडियल है, कॉलेजियल मॉडल है। देखो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मॉडल आपको ये बोलता है कि मैनेजमेंट सारा काम सोचेगी और मैनेजमेंट एम्प्लॉय को ऑर्डर्स देगी और एम्प्लॉय ऑर्डर्स को यहाँ पे फॉलो करेगा। इसके अलावा कस्टोडियल मॉडल तो बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज है उनको एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे देगी। कॉलेजियल मॉडल बात करते हैं कि यार मिलजुल के काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, ऑटोक्रेटिक मॉडल। चलिए तो अब यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट? तो यहाँ पे हमारी जो कैपिटल मार्केट होती है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में आप जो शेयर्स हैं पब्लिक को इशू करते हैं और सेकेंडरी में पब्लिक आपस में शेयर्स को खरीदती बेचती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऑप्शंस दिए, राइट्स इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बोनस इशू, ऑफर टू द पब्लिक। अब जनाब राइट इशू, आईपीओ और पब्लिक को जो ऑफर आप दे रहे हैं उसमें तो आप डायरेक्टली लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। बोनस इशू के अंदर तो आप कोई पैसा ले ही नहीं रहे, आप तो फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई कैपिटल रेज हो ही नहीं रहा। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। In the context of secondary capital market, which of the following is a correct statement? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जो सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है उसकी बात हो रही है। प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर तो जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपके शेयर्स के प्राइसेस डिटरमाइंड रहते हैं। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, ये गलत है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरी, नहीं, यहाँ पे तो आपके इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, ये भी गलत है क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।